तो समझने की कोशिश करते हैं। कौन सा? हाँ, गुलाम का नियम समझते हैं, जिसको इंग्लिश में गुलाम्स लॉ कहते हैं। गुलाम का नियम, जिसको इंग्लिश में गुलाम्स लॉ, नियम को लॉ कहा जाता है। तो इसको समझ लेते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? सजातीय आवेश। सजातीय मतलब एक तरह के आवेश, धन धन या ऋण ऋण, ऐसे आवेश को क्या बोलते हैं? सजातीय। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइक चार्जेस। और धन ऋण हो या ऋण धन हो, इनको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। अनलाइक को क्या बोलते हैं? विजातीय। विजातीय आवेश। तो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस। तो सजातीय के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और विजातीय आवेश के मध्य आकर्षण होता है। इस बल का परिमाण मतलब मान ज्ञात करने के लिए 1785 में कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था। 1785 में प्रयोग किया था। कई सारे प्रयोग किए कूलाम ने, और इन्होंने एक नियम दिया कि अगर दो बिंदु आवेश हैं, ध्यान दीजिएगा, कूलाम का नियम तभी लगेगा, कूलाम का नियम तभी लगेगा जब आवेश बिंदु आवेश हो। कैसे आवेश हो? आवेश बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश का मतलब दो आवेशों के बीच की दूरी, जैसे मान लेते हैं ये Q1 आवेश है, ये Q2, इनके बीच की दूरी इनकी साइज की तुलना में, इसकी कुछ साइज होगी ना, ये आवेश को हम अगर गोला मान लें तो गोले की कुछ त्रिज्या होगी ना, वो त्रिज्या इन दूरी की तुलना में बहुत कम हो तो फिर इन आवेश को बिंदु आवेश बोला जाएगा। भाई, एक आदमी मेरे से 2 किलोमीटर दूर जाके मेरे को 10 किलोमीटर दूर जाके मेरे को देख रहा है, तो मैं छोटा सा दिखूंगा। तो ऐसे ही अगर ये दूरी बहुत ज़्यादा होगी, ये मान लेते हैं 10 किलोमीटर है, तो यहाँ से कोई खड़ा व्यक्ति इसको देखेगा तो इसको छोटा सा दिखेगा, बिंदु दिखेगा। तो ये नियम तभी वैलिड है। ये इसकी कमी है, मान लें इस नियम की क्या कमी है? अगर कहीं पूछ ले कि कमियां क्या है कूलाम नियम की, तो ये बिंदु आवेश होना चाहिए। बिंदु आवेश नहीं रहेगा तो नहीं लगेगा, यानी दो आवेशों के बीच की दूरी इसकी साइज की तुलना में बहुत ज़्यादा हो। और क्या? और ये आवेश स्थिर हो, आवेश स्थिर अवस्था में हो, तभी ये लगेगा। तो इन्होंने दो आवेश जब स्थिर हो, ये नहीं तो नहीं लगेगा। दो आवेश स्थिर हों और दो आवेशों के बीच में दो बिंदु आवेश हों, तब ये लगेगा। इनके बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण। अगर दोनों समान आवेश हैं, धन धन है या ऋण ऋण है, तो ये प्रतिकर्षित करेंगे। ये वाला इसको धक्का मारेगा, ये वाला इसको धक्का मारेगा, दूर दूर भागेंगे। और अगर ये समान आवेश हैं, एक धन है दूसरा ऋण है, तो ये आकर्षित करेगा। Q1 जो है Q2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा, और Q2 जो है Q1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो लगता है, उसका मान कूलाम ने बताया था।
इन्होंने क्या बताया, तो इसको हम पढ़ते हैं कि ये मान लेते हैं Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, इनके बीच की दूरी r है। तो इन्होंने बताया कि ये जो बल लगेगा, बल को फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा इन दोनों आवेश के गुणनफल के। मान लेते हैं आवेश Q1 Q2 हैं, तो इन्होंने बताया कि दो आवेश अगर बिंदु आवेश हैं उनके बीच की, और वो स्थिर अवस्था में है तभी ये लगेगा, तो उनके बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणन के समानुपाती होगा। देखिए दोनों आवेश का परिमाण लिखा हूँ, मतलब परिमाण मतलब मान, और दोनों का गुणा कराया हूँ उसके समानुपाती होगा। ये किसका चिन्ह है, समानुपाती का। इसको समीकरण 1 मान लें। और फोर्स जो होगा, जो दोनों आवेश के बीच में बल लगेगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा दूरी, उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। उनके बीच की दूरी क्या है, r, उसके स्क्वायर के 1/r² लिखा है ना, 1/r², तो दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। 1 लिख जाना मतलब व्युत्क्रमानुपाती कहलाता है। तो उनके बीच की दूरी r है, तो उनके बीच की दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब अगर हम दोनों समीकरण को जोड़ दें तो ऑन कंबाइनिंग, जोड़ने को कंबाइनिंग कहते हैं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर हम पहले और दूसरे को कंबाइन कर दें यानी जोड़ दें, तो जो बल लगेगा दोनों आवेशों के बीच में, तो कंबाइन करने पे ये लेफ़्ट वाला उसी तरह उतरा रहेगा क्योंकि दोनों में समान है, और ये प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं, समानुपाती। तो ये Q1 Q2 गुणा हो जाएगा और नीचे r² हो जाएगा। 1/r² का गुणा कराएंगे तो नीचे r² आ जाएगा। और जब भी समानुपाती हटाते हैं, जब भी समानुपाती क्या करते हैं, ये हटाते हैं तो एक नियतांक लगता है। उस नियतांक को क्या बोलते हैं, Q1 Q2/r²। अब ये एक नियतांक है कि अब इसका मान जो है आवेश, जिसका मान आवेश, दूरी, बल के मात्रकों एवं यहाँ के एक नियतांक है, के क्या है, नियतांक है, जिसका मान आवेश, दूरी, बल के मात्रकों एवं आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। हाँ, तो जब भी समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लगाते हैं, और इस नियतांक का मान ध्यान दीजिएगा, इसका मान इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं। स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, स्टैटिक का मतलब स्थिर, स्थिर विद्युत, कांस्टेंट का मतलब नियतांक, जिसे स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ये बीमाहीन राशि नहीं है, नोट डाल के रखें। ये जो नियतांक लगा रहे हैं इसे स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं, और नोट डाल के लिखना है कि के बीमाहीन राशि नहीं है। ये बीमाहीन राशि नहीं है, इसकी कुछ न कुछ बीमा जरूर होगी, ठीक है। और इस के का मान किस पे निर्भर करता है, इस नियतांक का, जिसे स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं, इसका मान आवेश, दूरी, बल के मात्रकों, आवेश कितना है, उनके बीच की दूरी कितना है, बल का मात्रक क्या है, और ये आवेश जो रखे हैं, ये Q1 Q2 जो आवेश रखे हैं,
इनके ये इनके बीच में माध्यम क्या है, हवा है कि पानी है कि कोई और माध्यम है, उस पर निर्भर करता है। तो के का मान जिसे स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं, कहाँ कहाँ पे निर्भर करता है, आवेश के मान पे, उनके बीच की दूरी पे, और बल के मात्रक, बल का जो मात्रक है, आवेश के बीच माध्यम, इन दो आवेश के बीच में क्या माध्यम है, हवा रखी है कि पानी रखा है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये जो है ये जो बल है, ये बल की इकाई क्या होती है, बल की इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। भाई बल की इकाई तो न्यूटन ही होगी। ठीक है, तो अगर हमें ये बीमाहीन राशि नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ बीमा होगी, और इसकी अगर इकाई निकालना है के की, तो देखें के की इकाई, तो के की इकाई निकालना है तो पहले के का सूत्र बना ले। यही बल लगता है, यही परिमाण किसने बताया था, कूलाम ने, कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उसका परिमाण इस सूत्र से दिया जाएगा। अगर Q1 आवेश पता है, Q2 आवेश पता है, दोनों के बीच की दूरी पता है, और ये के का मान, ये जो स्थिर विद्युत नियतांक है, इसको वायु या निर्वात के लिए, निर्वात मतलब जहाँ हवा न हो, इसका मान होता है 9 × 10⁹ कितना होता है, 9 × 10⁹ इसकी इकाई बता देते हैं। अरे इसका SI मात्रक क्या होता है, तो पहले इसका सूत्र बना लेते हैं। तो के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर, के निकालना है तो ये भाग में है, इधर आके गुणा हो जाएगा बल से, तो F और R² गुणा हो जाएगा, और ये दोनों गुणा में हैं, ये दोनों गुणा में है तो भाग में आ जाएंगे, तो Q1 Q2 भाग में आ जाएंगे। के निकालना है ना, तो भाग में है तो गुणा में हो जाएगा 4 से, तो FR², और ये के साथ गुणा में है Q1 Q2, तो Q1 Q2 नीचे आ जाएगा भाग में, तो FR² और नीचे Q1 Q2, तो FR² Q1 Q2। अच्छा, बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन। दूरी काहे में नापेंगे, मीटर, तो इसका स्क्वायर लगा तो स्क्वायर। आवेश कूलाम में, तो कूलाम, ये कूलाम स्क्वायर। तो के की इकाई क्या आ गई, के यानी स्थिर विद्युत नियतांक की इकाई, स्थिर विद्युत नियतांक की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, ये बटे को बोलते हैं प्रति, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर कितनी आ गई, प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि समीकरण 1.2 में बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर, आवेश का ये है, तो नियतांक को 1/4πε0 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो बल आया है, ये कितना आया है, के को क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत नियतांक, के Q1 Q2/R²। ठीक है, और के का मान जो होता है 9 × 10⁹ होता है, काहे के लिए, वायु या निर्वात के लिए। वायु या निर्वात माध्यम में अगर ये आवेश रखे हैं तो इसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका इकाई होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों आवेश निर्वात या वायु में स्थित हों तो के को बोलते हैं, के को 1/4πε0। के का मान के की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको ε0 कहते हैं, ε0। तो के को कितना बोलते हैं, 1/4πε0। तो इसी का मान, के का मान, इसको चाहे 9 × 10⁹ लिखें, चाहे 1/4πε0 लिखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर।
ये इसकी इकाई है। और नौ इसका जो मान है ना, के की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये के की जगह पे कितना ले सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये के की जगह पे हम लिख सकते हैं। एप्सिलॉन 0 इसको कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0। 0 लिखा है ना, 0। यह अन्य विमीय नियतांक है। इसमें बीमा आएगी जिसमें निर्वात की पारगम्यता या निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की पारगम्यता या निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, निर्वात की पारगम्यता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान कितना होता है, एप्सिलॉन का मान कितना होता है, निर्वात में अगर आवेश रखा है तो इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। अगर कोई माध्यम नहीं दिया है कि दो आवेश कहाँ रखे हैं, तो उसको हवाई में उसको निर्वात में मान लेंगे। निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो, या वायु में मान लेंगे। निर्वात वायु के लिए, दोनों के लिए के का मान इतना ही रहता है, चाहे निर्वात हो चाहे वायु, के का मान इतना ही रहेगा। और के को जिसको हम स्थिर विद्युत नियतांक कहते हैं, वो इतना भी ले सकते हैं। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 गुणे 10⁻⁻2 होता है। और इसकी इकाई हो जाएगी क्या होगी, कूलाम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी इकाई कैसे कूलाम्ब स्क्वायर होगी, कूलाम्ब स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर कैसे होगी, देखिए कैसे। बल की इकाई कितनी है, अरे के का मान स्थिर विद्युत नियतांक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया 1/4। पाई का मान कितना होता है, 3.14। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये के का मान हो गया। और इसको जब हल किया जाता है ना, तो ये आता है 9 गुणे 10⁻9। और कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। ये के का मान हो जाएगा। ये इसको क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, के का मान हो गया निर्वात की विद्युतशीलता। चलिए कोई बात नहीं। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर एक आवेश ये Q1 है और ये Q2 है, तो अगर ये दोनों धन है तो Q1 वाला Q2 को इधर दूर भगाएगा और Q2 वाला Q1 को इधर दूर भगाएगा। और ये जो बल का मान है इस सूत्र से आएगा। अच्छा, अगर ये ऋण ऋण है तो भी ऐसे ही लगेगा। अच्छा, ये बल लगेगा 2 पे, दूसरे आवेश पे। ये बल लगेगा दूसरे आवेश पे, कौन लगाएगा, पहला वाला। अच्छा, इधर क्या होगा, बल लगेगा पहले आवेश पे, लगाएगा कौन, दूसरा वाला।
इसको कैसे पढ़ते हैं? बल लगेगा दूसरे पे, लगाएगा कौन? पहला वाला। इसको क्या पढ़ते हैं? बल लगेगा पहले पे, लगाएगा कौन? दूसरा वाला। अच्छा ठीक है। अगर दोनों विपरीत आवेश हैं, अगर दोनों विपरीत आवेश हैं, एक प्लस है और एक माइनस है Q1, तो Q1 वाला Q2 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो Q1 वाला Q2 को तो 2 पे लगाएगा कौन? 1 इधर अपनी ओर। अच्छा Q2 वाला Q1 को अपनी ओर खींचेगा तो बल लगेगा 1 पे, कौन लगाएगा? 2। और ये दोनों ही बल, एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये दोनों ही बल बराबर होते हैं परिमाण में, मतलब इनका मान जितना Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे लगाएगा, और दोनों विपरीत दिशा में लगाएंगे। देखिए ये वाला उसको उधर लगा रहा है और ये वाला इसको इधर लगा रहा है, दोनों विपरीत दिशा में लगाएंगे। अच्छा, दो बल बराबर हों, विपरीत दिशा में हों, तो ये न्यूटन तृतीय नियम कहता है। कि न्यूटन के तृतीय नियम को भी फॉलो करते हैं, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो देखिए Q1 ने Q2 पे क्रिया दिया तो Q2 ने Q1 पे प्रतिक्रिया दिया, और दोनों ही क्रिया और प्रतिक्रिया वाला जो बल का मान है दोनों ही बराबर है। और विपरीत है, विपरीत मतलब एक इधर है तो एक इधर है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम का वो भी पालन करता है, कूलम का नियम। अच्छा, न्यूटन के तृतीय नियम को पालन करता है, ठीक है, समझ गए। और जितना Q1 Q2 पे बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पे बल लगाएगा, यानी इसका परिमाण भी बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो बल लगेगा ना इन दोनों आवेश के, ये जो बल लगेगा ना दोनों आवेश के बीच में, इन दोनों आवेश के केंद्र ले लें, इन दोनों आवेश का जो केंद्र है इसको ले लें, इन दोनों आवेश के केंद्र को मिला दें एक लाइन से, इस लाइन में ही लगेगा। जो दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है, दो स्थिर आवेश, तो उन दोनों के केंद्र को अगर मिला दें, इसका केंद्र होगा, इसका केंद्र होगा, दोनों आवेश के केंद्र को मिला दें, इस केंद्र को मिलाने वाली इस लाइन में ही ये लगेगा। कौन? ये बल। कौन सा? कौन सा बल लगेगा? ये जो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है, दोनों आवेश के केंद्र को मिलाने वाली लाइन में ही लगेगा, इसके बाहर नहीं लगेगा। जब दोनों आवेशों के बीच वायु व निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम होता है, हाँ, हो सकता है कि दो आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के अलावा, चाहे वायु हो चाहे निर्वात हो, उसके अलावा अगर कोई माध्यम है तो नियतांक k को 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए, ठीक है, ये जो बल है दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल है, ये पहले आवेश पे जो दूसरा बल लगाएगा या दूसरे आवेश पे पहला बल लगाएगा, दोनों का परिमाण बराबर होगा। ये परिमाण का चिन्ह है, परिमाण। और ये इसके ऊपर तीर लगा देंगे, तीर ये बताता है कि सदिश है। तो पहले आवेश पे दूसरा वाला आवेश जब बल लगाएगा या दूसरे आवेश पे पहला वाला बल लगाएगा, दोनों के बल का जो परिमाण है ये बराबर होगा, और तथा विपरीत परिमाण बराबर होगा। लेकिन
ये दो ठो लाइन खींच दिए ना, तो इसको परिमाण बोलते हैं, मॉड। हाँ, पहले आवेश पे लगने वाला बल दूसरे आवेश के द्वारा, या दूसरे आवेश पे लगने वाला बल पहले आवेश के द्वारा, दोनों ही बराबर होंगे और विपरीत होंगे। विपरीत इसलिए माइनस लगा दिए। यहाँ पे क्यों माइनस नहीं लगाया? यहाँ पे परिमाण की बात हुई। परिमाण मतलब मान। ये जो दो लाइन है ना, ये परिमाण को बताता है। लेकिन यहाँ पे दो लाइन नहीं लगी है, मतलब परिमाण नहीं है। यहाँ पे दिशा देखी जा रही है, तीर लगा है ना, यहाँ पे भी तीर लगा था, तो दो लाइन तो लगा दिए। दो लाइन लगा दिए मतलब परिमाण बस देखा जाएगा। यहाँ पे क्या देखी जाएगी? दिशा भी देखी जाएगी। ये देखिए, दो तीर लगा है मतलब दिशा भी देखी जा रही है। तो दिशा बस देखी जा रही है तो ऋण जरूर लगेगा। ऋण मतलब क्योंकि एक की दिशा, अगर पहले आवेश पे दूसरा इधर बल लगाता है तो दूसरे आवेश पे पहला इधर बल लगाएगा, और दोनों विपरीत हैं। विपरीत है तो मतलब एक दिशा को जब प्लस लेते हैं सदिश में, तो बल सदिश राशि है ना, तो एक दिशा को अगर प्लस लेते हैं तो दूसरी दिशा को ऋण लेते हैं। तो अगर इधर की दिशा धनात्मक है, इधर की दिशा ऋणात्मक होगी। तो बल में ये नियम चलता है। बल नहीं, कोई भी सदिश राशि हो, एक दिशा को अगर धनात्मक लेते हैं तो दूसरे, तो यहाँ पे ऋण लगेगा, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ इसलिए नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे परिमाण की बात हो रही है, यहाँ पे दिशा की भी बात हो रही है, दिशा बस की बात हो रही है। तो जब दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम होता है, तो एप्सिलॉन उस माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता, चलिए अगर मान लीजिए दो आवेशों के बीच में वायु है या निर्वात है, निर्वात यानी हवा ही जहान हो, तो ये बल का मान कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। लेकिन अगर दोनों आवेशों के बीच कोई और माध्यम है, कौन सा माध्यम है? हवा के अलावा कोई और माध्यम है, तो दोनों आवेश के बीच में लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन यम आ जाएगा। यम यानी मीडियम। मीडियम इंग्लिश माध्यम को मीडियम कहते हैं। तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो अगर हवा में रखा है तो एप्सिलॉन नॉट लगेगा, परावैद्युतांक, उस माध्यम का परावैद्युतांक। नहीं, इसको क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। अच्छा, और ये माध्यम की विद्युतशीलता हो जाएगी। जिस माध्यम में आवेश रखे हैं ना, जैसे पानी में रखे हैं तो पानी वाले माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, एक शब्द होता है माध्यम का परावैद्युतांक। के एक चीज़ होती है जिसको हम माध्यम का, ये वो वाला के नहीं है, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, के ना लिखें, यहाँ पे ER लिख दें, ER लिख दें, के ना लिखें। वैसे यहाँ किताब में के से दिखाया है, बहुत सी किताब ER से बताती है। तो ER जो है E मीडियम बटे E नॉट के बराबर होता है। इसको परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं?
परावैद्युतांक, ठीक है। तो परावैद्युतांक जो है ये बीमाहीन राशि है। तो यहाँ पे समझें, तो अब यदि माध्यम का परावैद्युतांक k है, अब देखिए परावैद्युतांक आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, उस माध्यम का परावैद्युतांक दिया रहेगा। तो हमें माध्यम का परावैद्युतांक दिया रहेगा। तो उस परावैद्युतांक में एप्सिलॉन नॉट का गुणा करा देंगे तो उस माध्यम का क्या आ जाएगा, विद्युतशीलता। तो जब हमें माध्यम का परावैद्युतांक दिया हो, ये क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। तो अगर हमें माध्यम का परावैद्युतांक दिया होगा, उसमें हम किसका गुणा करा देंगे, ये निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर हमें माध्यम का परावैद्युतांक दिया है, उसका हम 8.854 इंटू 10⁻12 से गुणा करा दें तो माध्यम का हमें क्या मिल जाएगा, हमें उस माध्यम की विद्युतशीलता पता चल जाएगी। तो अगर दो आवेश हवा में नहीं रखे हैं या निर्वात में नहीं रखे हैं और उनके बीच का बल निकालना है, दोनों आवेश के बीच में, तो बल का सूत्र हो गया, दोनों आवेश का मान रख दें, दोनों आवेश के बीच दूरी, और फिर यहाँ पे हम उस माध्यम का क्या रखेंगे, परावैद्युत, उस माध्यम की विद्युतशीलता रखना पड़ेगा। तो विद्युतशीलता कैसे निकलेगा, विद्युतशीलता नहीं देगा क्वेश्चन में डायरेक्ट, तो उस माध्यम का आपको परावैद्युतांक देगा। क्या देगा, परावैद्युतांक आपको दिया रहेगा। उस परावैद्युतांक में अगर हम इसका गुणा करा देंगे, किसका, हवा का, अरे निर्वात या वायु का क्या गुणा करा देंगे, विद्युतशीलता का। परावैद्युतांक दिया है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का गुणा करा दें तो ये आ जाएगा माध्यम का परावैद्युतांक। तो माध्यम का हमें माध्यम की विद्युतशीलता पता चल जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता। तो अगर मुझे माध्यम की विद्युतशीलता निकालनी है तो माध्यम का परावैद्युतांक आपको दिया रहेगा और निर्वात की विद्युतशीलता का गुणा करा दीजिए तो माध्यम की विद्युतशीलता आ जाएगी। परावैद्युतांक उस माध्यम का दिया रहेगा, निर्वात की विद्युतशीलता गुणा करा दें तो उस माध्यम का परावैद्युतांक आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये भी विद्युतशीलता है माध्यम की, ये विद्युतशीलता है निर्वात की, ये भी विद्युतशीलता, दोनों बराबर, दोनों समान राशि हैं। तो जो इकाई इसकी होगी वही इकाई इसकी होगी, तो कट जाएगी। जब इकाई कट जाएगी तो ये इसकी कोई इकाई नहीं होगी, और इकाई नहीं होगी तो कोई SI इकाई नहीं है और कोई बीमा भी नहीं होगा। तो K क्या है, ये परावैद्युतांक, इसको K से भी दिखा रहा है, ये वो वाला K ना समझेंगे, ये K ना समझेंगे, इसको हम K बोल दिए थे, स्थिर विद्युत नियतांक, ये K ना समझे, तो इसको K से भी किताब दिखा रहा है। तो K किसी माध्यम का होता है परावैद्युतांक, तो उस माध्यम का विद्युतशीलता बटे वायु की विद्युतशीलता का भाग दे दें, उस माध्यम का परावैद्युतांक आ जाएगा। अच्छा ठीक है, परावैद्युतांक बीमाहीन राशि, किसी माध्यम का परावैद्युतांक
बीमाहीन राशि होगी, क्योंकि इसकी कोई इकाई नहीं होगी, जो इकाई इसकी वही इकाई इसकी कट जाएगा। तो किसी माध्यम का परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक बीमाहीन राशि है। माध्यम के परावैद्युतांक को आपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं। इसको क्या परावैद्युतांक बोलें या आपेक्षित विद्युतशीलता, इसको परावैद्युतांक भी कहते हैं या आपेक्षित विद्युतशीलता भी कहते हैं। और धातु अगर है, धातु अगर ये दो आवेश धातु में रखे हैं, धातु वाले माध्यम में, तो धातु के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। धातु के लिए के यानी परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि धातु के लिए परावैद्युतांक का मान अनंत होता है। एक एम्पियर की परिभाषा देख लें। एक एम्पियर की परिभाषा, यदि निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर स्थित दो सीधे लंबे व समांतर तारों में, निर्वात में या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, ये मान लेते हैं ये दूरी कितनी है 1 मीटर, और ये दो लंबे और सीधे तार हैं, ये दो लंबे सीधे तार हैं। लंबे यानी अनंत, ये अनंत लगा दीजिए, ये अनंत का चिन्ह है। तो दो लंबे तार हैं, दोनों अनंत तार हैं, अनंत लंबाई के तार हैं, और ये कहाँ रखे हैं, निर्वात या वायु में। और दो लंबे और सीधे तार हैं, और इसमें समान विद्युत धारा, जो विद्युत धारा यहाँ करंट आई बह रही है वही यहाँ बह रही है, और एक ही दिशा में बह रही है। और उनके बीच में लगने वाला अगर आकर्षण बल, जब समान दिशा में धारा बहती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी ये फोर्स जो होगा यही बल इतना लगेगा। ध्यान दीजिएगा, दो तार अगर अनंत लंबाई के हैं और उनमें समान दिशा में करंट बह रही है तो एक दूसरे को ये आकर्षित करते हैं। और तो अगर 1 मीटर स्थित दूरी पर स्थित हो, इनके बीच की दूरी कितनी हो 1 मीटर हो, और ये अनंत लंबाई के तार हों और समांतर हों, ये समांतर मतलब दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान हो, लंबे समांतर तारों में समान विद्युत धारा, अगर इसमें दोनों में जो विद्युत धारा इसमें बह रही है वही इसमें बह रही हो, और इनके बीच में अब जब एक ही दिशा में धारा बहती है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इनके बीच का आकर्षण बल कितना हो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर हो, तो प्रत्येक तार में जो धारा बह रही है तो इस धारा को या इस धारा को 1 एम्पियर की धारा कहेंगे। कितनी धारा कहेंगे 1 एम्पियर की धारा। तो अगर अनंत लंबाई का तार हो, दोनों समांतर तार हो, उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो, और ये कितने बल से जब समान दिशा में धारा बहती है तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अगर ये इतने बल से आकर्षित कर रहे हैं तो इनके बीच में फिर जो धारा बहेगी वो धारा 1 एम्पियर की कहलाएगी।